हेलो दोस्तों, मैं पीयूष कुमार जोशी एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपनी नई वीडियो में। और आज का हमारा टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलो एल्केन। देखिए टॉपिक हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलो एल्केन। इनमें बात करें तो हैलो एल्केन के रासायनिक गुणधर्म। देखिए गुणधर्म या केमिकल रिएक्शंस। अगर बात करें हैलो एल्केन की केमिकल रिएक्शंस की, केमिकल रिएक्शंस, तो हैलो एल्केन जनरली 4 तरह की केमिकल रिएक्शंस शो करते हैं। कौन कौन सी? नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। दूसरी है हमारे पास विलोपन अभिक्रिया है। तीसरी है हमारे पास रिएक्शंस विद मेटल या धातुओं के साथ अभिक्रिया। और सबसे लास्ट में चौथी ये है हमारे पास नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, विलोपन अभिक्रिया, धातुओं के साथ अभिक्रिया है। और चौथी हमारे पास अपचयन अभिक्रिया है। अपचयन अभिक्रिया। सबसे पहले बात करते हैं नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ये इस रिएक्शन को हमने दो भागों में बांटा, SN1 और SN2। SN1 और SN2 की बात करो, इसे कहा जाता है यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसे कहा जाता है बाइमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगर बात करें हिंदी में कहूं, हिंदी में कहते हैं इसको एकाणु नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। ऐसे कहते हैं द्विअणु नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। और सबसे पहले हम इसी के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अगर नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के बारे में बात करूं तो हम पहले पढ़ के आ चुके हैं CX बॉन्ड के नेचर के बारे में। और CX बॉन्ड के नेचर के बारे में हमने देखा था कि CX बॉन्ड ध्रुवीय प्रकृति का होता है। इस ध्रुवीय प्रकृति में हैलोजन के ऊपर डेल माइनस और कार्बन के ऊपर डेल प्लस होता है। इसका मतलब हैलोजन के ऊपर आंशिक ऋणावेश जबकि कार्बन के ऊपर आंशिक धनावेश होता है। और यह सहसंयोजक बंध हमारा होता है ध्रुवीय प्रकृति का। CX बॉन्ड की इसी नेचर के कारण, इसी ध्रुवीय प्रकृति के कारण कोई न्यूक्लियोफाइल, कोई नाभिक स्नेही क्या होता है जिसके ऊपर आपके इलेक्ट्रॉन घनत्व की अधिकता होती है। कोई न्यूक्लियोफाइल आकर इस कार्बन के ऊपर अटैक करता है और इस कार्बन के ऊपर अटैक करके या इस कार्बन के ऊपर अटैक करके यहां से हैलोजन परमाणु को प्रतिस्थापित कर देता है और कंपाउंड में एक नया बॉन्ड जनरेट होता है, कार्बन बॉन्ड न्यूक्लियोफाइल। वापस समझना क्या कहा मैंने कि इस CX बॉन्ड की ध्रुवीय प्रकृति के कारण कोई नाभिक स्नेही आकर एल्किल हैलाइड से रिएक्शन करता है और हैलोजन परमाणु का प्रतिस्थापन इस नाभिक स्नेही द्वारा हो जाता है। और यही अभिक्रिया कहलाती है हमारी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। आप चाहे तो इसको नाम से ही समझ सकते हैं, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इसका मतलब एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें नाभिक स्नेही द्वारा क्या होता है, प्रतिस्थापन। और नाभिक स्नेही द्वारा प्रतिस्थापन किसका हो सकता है? अगर बात करूं एल्किल हैलाइड में, एल्किल हैलाइड होता है RX, और इस RX में अगर मैं न्यूक्लियोफिलिक पार्ट की बात करूं तो ये हैलोजन कौन सा होता है हमारा, नाभिक स्नेही भाग। अगर इस नाभिक स्नेही भाग की बात करूं तो कोई दूसरा नाभिक स्नेही आता है और नाभिक स्नेही आकर इस हैलोजन वाले ग्रुप को क्या कर देता है, यहाँ से रिमूव कर देता है। कोई न्यूक्लियोफाइल आता है, न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करता है यहाँ पर और यहाँ से क्या निकाल देता है, X माइनस, और कंपाउंड बनता है हमारे पास RN। इसका मतलब कि अगर ओवरऑल हम देखें तो ओवरऑल क्या हुआ है, एक हैलोजन ग्रुप निकला है और उस हैलोजन ग्रुप के स्थान पर कौन आकर जुड़ा है, आपका नाभिक स्नेही समूह। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, नाभिक स्नेही
अब बात करते हैं नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया की। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया हमारे पास दो प्रकार की होती है, एकाणु और द्विअणु, यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और बाइमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं SN1 अभिक्रियाओं के लिए। अगर देखिए सबसे पहले बात करते हैं हम लोग SN1 रिएक्शन के लिए। अगर SN1 रिएक्शन की बात करूं तो SN1 रिएक्शन नाम है एकाणु नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। और कुछ विशेष बातें हैं इसके बारे में, उन विशेष बातों को देखिए। यह अभिक्रिया दो पदों में संपन्न होती है, मतलब ये रिएक्शन कितने स्टेप में पॉसिबल होती है, दो पदों में पॉसिबल होती है। प्रथम पद में एल्किल हैलाइड, प्रथम पद में एल्किल हैलाइड में CX बॉन्ड CH1 का विखंडन होता है तथा कार्बोधनायन का या कार्बोकैटायन का निर्माण होता है। पहली स्टेप में CH बॉन्ड टूटता है और CH बॉन्ड टूटने के बाद एक कार्बोकैटायन बनता है। और सेकंड स्टेप की बात करें द्वितीय पद में कोई नाभिक स्नेही, कोई न्यूक्लियोफाइल या कोई नाभिक स्नेही इस कार्बोधनायन पर तीव्रता से आक्रमण करता है तथा उत्पाद निर्माण करता है। देखिए अगली बात, प्रथम पद धीमी गति का होता है तथा यह वेग निर्धारक पद भी होता है। चौथी बात, प्रथम पद में क्रियाकारक केवल एक अणु भाग लेता है, अतः यही कारण है कि इसे एकाणु नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। और देखिए क्योंकि वेग निर्धारक पद में क्रियाकारक का एक अणु ही भाग लेता है, अतः इसकी अभिक्रिया की कोटि एक होती है या प्रथम कोटि की अभिक्रिया। देखिए क्या बातें लिखी है मैंने, वापस एक बार रिपीट करते हैं। अभिक्रिया दो पदों में संपन्न होती है। अब प्रथम पद में एल्किल हैलाइड में CX1 का विखंडन होता है और सबसे पहले जनरेट होता है कार्बोधनायन। द्वितीय पद में कोई नाभिक स्नेही इस कार्बोधनायन पर तीव्रता से आक्रमण करता है और तीव्रता से आक्रमण करके उत्पाद का निर्माण करता है। प्रथम पद
स्लो स्टेप होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, वेग निर्धारक पद होता है। और प्रथम पद में या वेग निर्धारक पद में क्रियाकारक का केवल एक अणु पार्टिसिपेट करता है, केवल एक अणु भाग लेता है, इसीलिए इस अभिक्रिया को नाम दिया गया है एकाणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। और सबसे लास्ट बात कि वेग निर्धारक पद में रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में क्रियाकारक का केवल एक अणु ही भाग लेता है, इसलिए इस अभिक्रिया की कोटि कौन सी होती है? प्रथम कोटि की अभिक्रिया। ये तो थी इसकी थ्योरेटिकल बातें। अब इन सब बातों को हम लोग रिएक्शन वाइज समझते हैं। देखिए SN1 रिएक्शन की सबसे पहले हमें एक जनरल रिएक्शन लिख देते हैं, सामान्य अभिक्रिया। अगर इस सामान्य अभिक्रिया की बात करूं तो सामान्य अभिक्रिया में मैं लिख रहा हूं Rx प्लस Ng माइनस मतलब नाभिक स्नेही। देखिए नाभिक स्नेही को रिप्रेजेंट करते हैं Nu माइनस से, और इलेक्ट्रॉन स्नेही को प्रदर्शित करते हैं E प्लस से। तो मैंने Rx प्लस Na लिखा है, मतलब एल्किल हैलाइड रिएक्शन में किसी नाभिक स्नेही के साथ करवा रहा हूं, कंपाउंड प्राप्त हो रहा है हमारे पास RNu प्लस X माइनस। और ये रिएक्शन देखते हैं कि ये रिएक्शन SN1 तरीके से किस तरह से होती है। अगर SN1 रिएक्शन की बात करें तो इसकी क्रियाविधि देखते हैं, तो क्रियाविधि कहती है कि अभिक्रिया हमेशा दो पदों में संपन्न होती है। स्टेप फर्स्ट की बात करते हैं, तो स्टेप फर्स्ट है हमारे पास Rx की बात करूं तो हमको पता है कि Rx मतलब Cx, और Cx बंध में कार्बन के ऊपर आंशिक धनावेश जबकि हाइड्रोजन के ऊपर आंशिक ऋणावेश होता है। और इस आंशिक धनावेश और आंशिक इस ध्रुवीय प्रकृति के कारण ही जब इसके ऊपर जिस मीडियम में जिस विलायक में या अभिक्रिया संपन्न हो रही है उस विलायक के प्रभाव के कारण ये आपका जो Rx ध्रुवीय बंध है, ये ध्रुवीय बंध टूट जाता है, और टूट कर क्या करता है R प्लस X माइनस, और R प्लस X माइनस, R प्लस को हम कहते हैं कार्बोकैटायन और X माइनस का मतलब हैलाइड आयन। वो सब बातें देखते जाइएगा जो हमने अभी लिखी थी। स्टेप फर्स्ट में Rx बॉन्ड ब्रेक होता है और सबसे पहले कार्बोकैटायन का निर्माण होता है। स्टेप सेकंड की बात करता हूं, तो स्टेप सेकंड में इस कार्बोकैटायन के ऊपर कोई न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करता है, और ये न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करता है, उत्पाद का निर्माण करता है RNu। और ये स्टेप होता है हमारे पास फास्ट, मतलब जो भी रिएक्शन होती है वो बहुत ही तीव्र गति से होती है। और फर्स्ट स्टेप होता है हमारे पास स्लो स्टेप, साथ में RDS रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, वेग निर्धारक पद। और ये है हमारे पास SN1 रिएक्शन की जनरल रिएक्शन की क्रियाविधि। अगर किसी सामान्य अभिक्रिया पर बात करें, जैसे बात करते हैं CH3Cl प्लस OH माइनस, और मैं बना देता हूं यहां पे CH3OH प्लस Cl माइनस। अगर इसको मैं यहां पर करना चाहूं तो मैं यहां पे लिख सकता हूं, अगर इसकी क्रियाविधि दूं तो CH3Cl सबसे पहले क्या होगा स्लो, और RDS ये बनाएगा CH3 प्लस आपका Cl माइनस। सेकंड स्टेप में इस कार्बोकैटायन के ऊपर कौन अटैक करेगा OH माइनस, और क्या बनेगा CH3OH। तो आप देखिए प्रोडक्ट वही बने अपने पास CH3OH प्लस Cl माइनस। फर्स्ट स्टेप स्लो RDS, सेकंड स्टेप फास्ट स्टेप। यहां तक तो हमने बात करी। आगे हमने कहा था कि क्योंकि इसके आपके धीमी गति के पद या वेग निर्धारक पद या प्रथम पद में केवल क्रियाकारक का कितने अणु पार्टिसिपेट कर रहे हैं, केवल एक अणु, और इस एक अणु के पार्टिसिपेशन से ही इस अभिक्रिया को नाम क्या दिया गया है एकाणु नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। नाम से पता चलता है एक अणु वाली, मतलब एक अणु, केवल एक अणु पार्टिसिपेट कर रहा है, इसलिए इसको नाम क्या दिया गया है यूनिमोलिकुलर एक अणु नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। और हमको पता है कि वेग निर्धारक पद में केमिकोकाइनेटिक्स में हम पढ़ के आए कि वेग निर्धारक पद में क्रियाकारक के जितने अणु पार्टिसिपेट करते हैं अभिक्रिया की कोटि भी उतनी ही होती है। इसका मतलब अगर मैं इसकी बात करूं रेट ऑफ रिएक्शन की, रेट ऑफ रिएक्शन
किसके प्रोपोर्शनल होगी? कंसंट्रेशन ऑफ Rx, और ये आपकी क्या हो जाएगी? प्रथम कोटि अभिक्रिया। अगर यहाँ देखोगे आप तो अभिक्रिया की कोटि कौन सी निकल के आ रही है? प्रथम कोटि। तो वो सारी बातें जो हमने पीछे लिखी थी उन सारी बातों को हमने यहाँ पर रिएक्शन के प्रोसीजर में समझ लिया। देखिए ये तो SN1 का एक जनरल इंट्रोडक्शन, एक सामान्य जानकारी है। अब बात करते हैं, ये हो चुकी है अभिक्रिया क्या होती है, किससे कहते हैं। आपकी अभिक्रिया दो पदों में संपन्न होती है। प्रथम पद धीमी गति का होता है, वेग निर्धारक होता है। दूसरा पद तीव्र गति का होता है, बहुत फास्ट रिएक्शन होती है। सब कुछ हमने देख लिया। रेट ऑफ रिएक्शन Rx पे कंसंट्रेशन के प्रोपोर्शनल होती है, मतलब प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है। ठीक है, एकांक अभिक्रिया क्यों करते हैं, ये सारी बातें हम लोगों ने देख ली। अब बात करते हैं आपकी SN1 अभिक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक। SN1 अभिक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक या रिएक्टिविटी ऑफ SN1 रिएक्शन। क्या बोल सकता हूं? रिएक्टिविटी ऑफ SN1 रिएक्शन। देखिए रिएक्टिविटी ऑफ SN1 रिएक्शन में सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है इसमें बनने वाले कारक को कहते हैं, क्योंकि अभिक्रिया में अभिक्रिया मध्यवर्ती के रूप में कौन बन रहा है? अभिक्रिया मध्यवर्ती के रूप में बन रहा है कारक धन है, कारक धन है। और हमको पता है कि अभिक्रिया मध्यवर्ती जितना अधिक स्थायी होगा, आपका उत्पाद भी उतना ज्यादा स्थायी और प्रभावी होगा। इसका मतलब अभिक्रिया मध्यवर्ती के रूप में जितना अधिक स्थायी कारक धनायन बनेगा, उत्पाद भी उतना ही ज्यादा अधिक स्थायी बनेगा। और कारक धनायन की बात करें तो कारक धनायन के लिए की स्टेबिलिटी या स्थायी का क्रम हम सब लोग जानते हैं, क्योंकि दो इफेक्ट काम करते हैं अपने पास, एक तो प्लस आई प्रभाव और दूसरा हाइपर कॉन्जुगेशन। और ये दोनों ही प्रभाव आपके कारक धनायन के स्थायित्व के क्रम को कुछ इस प्रकार बनाते हैं। 3 डिग्री इज ग्रेटर देन 2 डिग्री इज ग्रेटर देन 1 डिग्री इज ग्रेटर देन CH3 या मैथड कारक धनायन। कैसे बात कर लेते हैं, एक हल्का फुल्का देखते हैं इसको। कारक धनायन में अगर कार्बन की बात करूं तो इस कार्बन के ऊपर संकरण होता है sp2 संकरण। इसकी भी बात में करते हैं। सबसे पहले केवल इसकी स्टेबिलिटी की बात करते हैं। कारक धनायन में कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है। इसका मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन की, कार्बोकैटायन में कार्बन के ऊपर धनावेश होता है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन घनत्व कम होता है, इलेक्ट्रॉन घनत्व कम होता है। और इलेक्ट्रॉन घनत्व कम होता है, इसी वजह से ये क्या होता है आपका मध्यवर्ती या अस्थिर। तो वो सभी फैक्टर जो इसके इलेक्ट्रॉन घनत्व को बढ़ाएंगे, इसकी स्टेबिलिटी को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। क्योंकि अगर इसके पॉजिटिव चार्ज को कम करेंगे, इसके इलेक्ट्रॉन घनत्व को बढ़ाएंगे, इसके इलेक्ट्रॉन घनत्व को बढ़ाएंगे, तभी तो पॉजिटिव चार्ज कम होगा। और जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज कम होगा, इसका मतलब कारक धनायन क्या होने लगेगा, स्थायी होने लगेगा। कारक धनायन क्या होने लगेगा, स्थायी। अब बात करते हैं कि वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो आपके पॉजिटिव चार्ज को कम करते हैं या इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ाते हैं। तो हमको पता है कि प्लस आई प्रभाव मतलब इलेक्ट्रॉन दाता प्रभाव, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। वे सारे ग्रुप्स जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं किसमें आता है, प्लस आई प्रभाव के अंदर। और एल्किल ग्रुप कौन सा प्रभाव प्रदर्शित करता है, प्लस आई प्रभाव। इसका मतलब कि जब भी इस कार्बन के पास इस धनावेशित कार्बन से एल्किल ग्रुप जुड़ेगा, एल्किल ग्रुप जुड़ने के साथ ही इसकी स्टेबिलिटी में क्या होने लगेगी, वृद्धि होने लगेगी। अगर मैं बात करूं तो सबसे सिंपलेस्ट कार्बोकैटायन होता है हमारे पास CH3+। ठीक है, अगला इसका हो सकता है CH2R+, उसके बाद हो सकता है CHR2+, इसके बाद हो सकता है CR3+। अगर मैं इन चार
यही लिखा हुआ है, देखिए ये मैथिल कार्बोकेटायन 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री। अगर इन कार्बन धनायन की बात करूं तो इन कार्बन धनायन में हाइड्रोजन का प्लस प्रभाव सबसे कम होता है, एल्किल ग्रुप का प्लस प्रभाव अधिक होता है। यहाँ पर एक एल्किल ग्रुप, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3। अगर बात करूं इन सबके कंपैरिजन में तो यहाँ पर सबसे कम इस कार्बन इस कार्बन धनायन के ऊपर सबसे कम प्लस आई प्रभाव है, बहुत कम। इसकी बात करता हूं तो इसका प्लस आई प्रभाव थोड़ा ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, एक प्लस आई प्रभाव वाला समूह जुड़ा हुआ है एल्किल ग्रुप। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पर देखो तो यहाँ पर प्लस आई प्रभाव और भी ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पर आपके दो एल्किल ग्रुप क्या है जुड़े हुए हैं, यहाँ पर 3 एल्किल ग्रुप क्या है जुड़े हुए हैं, इसलिए इसका प्लस आई प्रभाव सबसे ज्यादा है। और जिसका प्लस आई प्रभाव सबसे ज्यादा होगा वही आपका क्या होगा, सबसे अधिक स्टेबल कार्बोकेटायन, क्योंकि कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है प्लस आई अपॉन माइनस आई के अंदर। क्योंकि हम देखो ये सब चीजों की बातें हैं और जो हम काफी अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन अभी देखिए एक हल्का फुल्का रेफरेंस है कि कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी डिपेंड करती है प्लस आई अपॉन माइनस आई, मतलब प्लस आई प्रभाव वाले समूह के समानुपाती होती है और माइनस आई प्रभाव वाले के विपरीतानुपाती। मतलब क्या है कि अगर प्लस आई प्रभाव वाले समूह जुड़े हुए हैं कार्बन धनायन के साथ तब तो उसकी स्टेबिलिटी में वृद्धि होती है, और यदि माइनस आई प्रभाव वाले जुड़े हुए हैं तो उसकी स्टेबिलिटी में कमी होती है। यही कारण है कि 3 डिग्री इज ग्रेटर देन 2 डिग्री इज ग्रेटर देन 1 डिग्री इज ग्रेटर देन मैथिल कार्बन धनायन होता है। ये बात है हमारे कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी, जिसको हम कहां पर कर रहे थे, एसिड रिएक्शन। अभी हमने देखा कि मध्यवर्ती जितना अधिक स्थायी होगा उत्पाद भी उतना ही ज्यादा स्थायी होगा। अब चूंकि कार्बोकेटायन 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल होता है, 2 डिग्री उससे कम, 1 डिग्री उससे कम, और मैथिल रेडिकल उससे भी कम। आइए देखिए आगे। अब बात करता हूं मैं इसके रिएक्टिविटी ऑर्डर की। अगर रिएक्टिविटी ऑर्डर की बात करूं तो जितना अधिक स्थायी कार्बन धनायन है वह उतनी ही जल्दी क्या होगा, निर्मित होगा। इसका मतलब अगर किसी रिएक्शन में पॉसिबिलिटी है 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री कार्बन धनायन बनने की, तो उस रिएक्शन में सबसे पहले बनना कौन पसंद करेगा, जो सबसे अधिक स्थायी होगा। भाई तीनों तरह के कार्बन धनायन बन सकते हैं इस रिएक्शन में, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। अगर प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक तीनों तरह के बन सकते हैं तो सबसे पहले कौन बनना पसंद करेगा, जो सबसे ज्यादा स्थायी होगा। और सबसे ज्यादा स्थायी कौन है हमारे पास, 3 डिग्री। इसका मतलब कि किसी भी रिएक्शन में सबसे पहले कौन सा कार्बोकेटायन बनता है, 3 डिग्री कार्बोकेटायन, उसके बाद 2 डिग्री और उसके बाद 1 डिग्री। अगर मैं बात करूं 3 डिग्री मतलब सिंपलेस्ट 3 डिग्री लेता हूं, CH3 C CH3 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 C CH3 H CH3 C H H। ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री और ये 3 डिग्री। इसका मतलब किसी भी रिएक्शन में सबसे पहले कौन सा बनना सूटेबल होगा, 3 डिग्री, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री। और 3 डिग्री कार्बोकेटायन किस तरह से बन सकता है वो अभी हम लोग देख के आए थे कि जब हैलोजन ग्रुप किसी एल्किल हैलाइड से निकलता है तो वहां पे जनरेट होता है R+। इसका मतलब कि अगर इस 3 डिग्री कार्बोकेटायन के साथ कोई एल्किल ग्रुप जुड़ा होगा, इस 2 डिग्री के साथ कोई एल्किल ग्रुप जुड़ा होगा, इस 1 डिग्री के साथ कोई एल्किल ग्रुप जुड़ा होगा, तभी जाकर ये इसमें ट्रांसफॉर्म हुए होंगे, इसमें कन्वर्ट हुए होंगे 3 डिग्री कार्बोकेटायन में, 2 डिग्री कार्बोकेटायन में और 1 डिग्री कार्बोकेटायन में। और ये था तो SN1 रिएक्शन के लिए रेट ऑफ, और अगर हम कार्बोकेटायन की बेसिस पर देखना चाहे तो क्या निकल के आता है हमारे पास कि 3 डिग्री इज ग्रेटर देन 2 डिग्री इज ग्रेटर देन 1 डिग्री इज ग्रेटर देन CH3X। इसका मतलब कि रिएक्टिविटी ऑफ SN1 रिएक्शन का ऑर्डर क्या हो जाएगा, 3 डिग्री इज ग्रेटर देन 2 डिग्री इज ग्रेटर देन 1 डिग्री इज ग्रेटर देन CH3X। और SN1 अभिक्रियाओं के लिए एल्किल हैलाइड की क्रियाशीलता का क्रम होता है, प्रत्येक एल्किल हैलाइड सबसे अधिक क्रियाशील, द्वितीयक उससे कम, प्राथमिक सबसे कम और प्राथमिक उससे कम और मैथिल हैलाइड सबसे कम। और ये क्यों होता है, क्योंकि अभिक्रिया के दौरान बनने वाला मध्यवर्ती होता है कार्बन धनायन।
और जितना अधिक स्टेबल कार्बन आयन बनेगा रिएक्शन उतनी ही जल्दी उतनी ही तीव्र गति से क्या होगी प्रोसीड, क्योंकि 3 डिग्री कार्बोकेटायन सबसे अधिक स्टेबल होता है तो 3 डिग्री एल्डिहाइड हैलाइड सबसे फास्ट रिएक्शन करेगा। यही रीजन है कि SN1 अभिक्रिया रिएक्शन का नाम क्या लिखा हम लोगों ने 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री और CH3X। तो इसके अंदर देखिए हमने क्या बात की, सबसे पहले हमने इसकी जनरल रिएक्शन बात की, इसकी मैकेनिज्म की बात की, मैकेनिज्म के बाद में हमने इसमें देखा कि एक आणु अभिक्रिया क्यों कहते हैं, अभिक्रिया की कोटि क्या होती है, उसके बाद हमने देखा कि इसके अंदर आपका इंटरमीडिएट क्या होता है कार्बोकेटायन, जितना स्टेबल होगा उतना ही क्या होगा स्टेबल। उसके बाद हमने डिस्कस किया कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी के बारे में, कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी के बारे में डिस्कस करने के बाद हमने इसको किसके साथ कोरिलेट किया एल्किल हैलाइड के साथ, और वहां पे हमने देखा कि ये रीजन है 3 डिग्री इज ग्रेटर देन 2 डिग्री इज ग्रेटर देन 1 डिग्री होने का किसके लिए टुवर्ड्स रिएक्टिविटी ऑफ SN1 रिएक्शन, क्योंकि 3 डिग्री एल्किल हैलाइड ही क्या बनाता है 3 डिग्री कार्बोकेटायन 2 डिग्री 1 डिग्री और हमारा कौन सा ऑर्डर निकल के आया 3 डिग्री इज ग्रेटर देन 2 डिग्री इज ग्रेटर देन 1 डिग्री। और इस तरह से हमने आपकी रिएक्टिविटी ऑफ SN1 देखिए। बात करते हैं नेचर ऑफ प्रोडक्ट इन SN1 रिएक्शन कि SN1 रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बनता है उस प्रोडक्ट का प्रकृति या नेचर कैसा होता है। देखिए जो प्रोडक्ट बनता है वो प्रोडक्ट किससे बनता है कार्बोकेटायन या इंटरमीडिएट के थ्रू बनता है मध्यवर्ती के द्वारा। अगर इस मध्यवर्ती के द्वारा बात करें इसका मतलब इस प्रोडक्ट की नेचर किसके ऊपर डिपेंड करती है कार्बन आयन के ऊपर। तो अब हम बात करते हैं कार्बन आयन। अगर कार्बन आयन बेस में सबसे सिंपल ले लेता हूं CH3+, इस CH3+ की बात करूं तो इस CH3+ में हमें पता है कि इस कार्बन का संकरण कौन सा है sp2 संकरण। sp2 संकरण का मतलब किसके अंदर जो बॉन्ड एंगल होगा वो कितना होगा 120 डिग्री का, ठीक है। और इसकी आकृति कैसी होगी समतल त्रिकोणीय ट्राइगोनल प्लेनर। इसका मतलब अगर मैं बनाना चाहूं तो इसको इस तरह से बना सकता हूं H और H, देखिए यही होता है हमारा कार्बन धनायन। अब इस कार्बन धनायन की मैं बात करूं तो ये कार्बन धनायन है हमारे पास ट्राइगोनल प्लेनर कुछ इस तरह से। अगर इस तरह की बात करूं देखिए कि अगर मैं बात करूं तो ये कुछ इस तरह से इसके बीच में जो सेंटर है उस सेंटर से 3 कोनों पर 1 2 और 3 कोनों पर हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, कोई भी ग्रुप जुड़ा हुआ है और ये कुछ इस तरह से और इस तरह से होने के कारण और जो आने वाला न्यूक्लियोफाइल है वो आने वाला न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है ऊपर या नीचे की तरफ, ठीक है। मतलब आने वाला न्यूक्लियोफाइल ऊपर से भी अटैक कर सकता है और नीचे से भी। अगर जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा सेकंड स्टेप में, वो सेकंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल या तो ऊपर से अटैक कर सकता है या फिर नीचे से भी अटैक कर सकता है। बात समझने की कोशिश कीजिएगा कि प्लेनर होने के कारण कुछ इस तरह से प्लेनर और प्लेनर आपकी जो पी ऑर्बिटल है वैकेंट पी ऑर्बिटल, ये वैकेंट पी ऑर्बिटल कहां पर है वैकेंट पी ऑर्बिटल। ये वैकेंट पी ऑर्बिटल आपकी इस प्लेन के ऊपर और नीचे की तरफ उपस्थित है जहां पर आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। अब इस स्थिति में प्लेनर होने की वजह से किसी तरह के कोई भी बाधा प्रभाव नहीं लगता है और न्यूक्लियोफाइल या तो ऊपर की तरफ से या फिर नीचे की तरफ से आसानी से आक्रमण कर सकता है और ये आक्रमण ही डिसाइड करता है आपके नेचर ऑफ प्रोडक्ट, मतलब प्रोडक्ट की नेचर। इस तरह से अगर मैं बात करूं कि मैंने कोई प्रकाशीय समावेशी रूप ले लिया डी, कोई मैंने डी प्रकाशीय समावेशी रूप लिया था एल्किल हैलाइड का, जब ये कार्बन हैलाइड में कन्वर्ट होगा कार्बोकेटायन में और इस कार्बोकेटायन पर जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो ये न्यूक्लियोफाइल दो तरह से अटैक कर सकता है, एक अपसाइड अटैक और एक डाउनसाइड अटैक। अगर अपसाइड अटैक करता है तो माना इसने कौन सा रूप बनाया डी और डाउनसाइड अटैक करेगा तो ये कौन सा रूप बनाएगा एल, और दोनों ही अटैक की पॉसिबिलिटी कितनी है 50%, मतलब 50% ये ऊपर से अटैक कर सकता है और 50% ही नीचे से अटैक कर सकता है। यही कारण है कि आपका जो नेचर ऑफ प्रोडक्ट इन SN1 रिएक्शन होता है, मतलब प्रोडक्ट की जो नेचर होती है वो होती है आपके रासायनिक मिश्रण की।
रासायनिक मिश्रण की, मतलब 50% डी ग्रुप और 50% एल ग्रुप। अगर किसी प्रकाशित सक्रिय यौगिक का न्यूक्लियोफिलिक अटैक करवाते हैं तो जो प्रोडक्ट प्राप्त होगा वो प्रोडक्ट किस रूप में प्राप्त होगा, रासायनिक मिश्रण के रूप में। रासायनिक मिश्रण के रूप में क्यों प्राप्त होगा, मतलब 50% डी ग्रुप और 50% एल ग्रुप के रूप में क्यों प्राप्त होता है, क्योंकि अभिक्रिया के दौरान जो इंटरमीडिएट बनता है वो बनता है कार्बोकैटायन, और कार्बोकैटायन sp2 संग्रहित होता है जिसकी आपकी आकृति होती है समतल त्रिकोणीय, और समतल त्रिकोणीय होने के कारण नाभिक स्नेही या तो अपसाइड अटैक कर सकता है और या फिर डाउन साइड, और ऊपर और नीचे दोनों ही तरफ से आक्रमण करने की प्रवृत्ति इसकी 50% दोनों ही तरफ आक्रमण करने की संभावनाएं बराबर होती है। यही कारण है कि 50% डी ग्रुप प्राप्त होते हैं और 50% एल ग्रुप, और प्रोडक्ट की नेचर कैसी हो जाती है हमारे पास, रासायनिक मिश्रण प्रकार की। ठीक है, तो इस तरह से हमने बात की SN1 रिएक्शन के बारे में। अगली वीडियो में हम देखेंगे इसके कुछ एग्जांपल्स।